स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग हमारी मेंस 100 की डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अबाउट एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग समझेंगे मेंस के दृष्टिकोण से। देखिए, आप जानते हैं कि मेंस 100 स्टडी IQ का एक इनिशिएटिव है जहां पे हम आपकी मदद कर रहे हैं फॉर मेंस 2022। आप जानते हैं कि ऑलरेडी टाइम टेबल आ चुका है, सितंबर मिड से एग्जामिनेशन है, तो 2022 में जो मेंस लिख रहे हैं उन्हें तो ये काफ़ी मदद करेगा ही करेगा, लेकिन जो आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, जैसे कि 2023 हो गए, 2024 हो गई, तो उन्हें यहाँ पे काफ़ी अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे कि आंसर राइटिंग के प्रति आपका क्या रवैया होना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। और आज का जो क्लास है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जो क्लास 8 हैज़ बीन डेडिकेटेड टू एक्चुअली क्लाइमेट चेंज। आई एम क्वाइट श्योर कि आप थोड़ा सा सरप्राइज हो गए होंगे कि सर क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई आप क्या नई चीज़ बताओगे, क्योंकि आप ऑफकोर्स आपने प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है, यू हैव रेड अबाउट क्लाइमेट चेंज, प्रीलिम्स में भी कई सारे सवाल आते हैं इससे जुड़े हुए। तो आज क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। देखिए, मैं हमेशा एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ, लल्लू सवाल। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने मेरे क्लासेस देखे होंगे या फिर आपने मेरे वीडियोस देखे, तो मैं आपको एक कुछ टर्म्स के बारे में बताता हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे सवाल आते हैं जिनको मैं लल्लू सवाल कहता हूँ, कि फ्री भी होते हैं, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मेंस में भी कुछ इस तरह के सवाल आते हैं जिसको आप एंटिसिपेट कर सकते हो, दैट आई कॉल इट लल्लू सवाल, यानी कि कुछ टॉपिक से जिनके ऊपर इटर्नल क्वेश्चंस आते हैं, बस थीम्स बदलते हैं। उसमें एक है क्लाइमेट चेंज। अब ये क्यों मैं बताता हूँ कि ईजियर पार्ट है। देखिए, मेंस की एग्जाम में नॉर्मली कितने लोग एग्जाम लिखते हैं? नॉर्मली 1:14-15 का रेशियो होता है, यानी कि अगर 1000 सीटें हैं तो 14 से 15,000 लोग मेंस लिखते हैं। और जितने भी लोग मेंस लिख रहे हैं, इस साल भी 1000 सीटें होंगी, नहीं, इस 2022 की नोटिफिकेशन में मोर देन 1000 सीट्स हैं आई गेस। तो 1000 सीटें मतलब 14 से 15,000 लोग मेंस लिखेंगे और सारे के सारे लोग इस सवाल का जवाब जरूर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एवरीबडी नोज अबाउट क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, आपके पास इतना डेटा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग आइडियाज़ लिखते हैं। लेकिन आज मैं आपको मदद करने वाला हूं कि स्पेसिफिसिटी कैसे लानी है आपके आंसर्स में, क्योंकि एक मीडियोकर आंसर में और एक अच्छे आंसर में डिफरेंस होता है। और आपको अच्छा आंसर लिखना है, गुड आंसर, जहां पे थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी लानी है। यू हैव टू राइट स्पेसिफिक थिंग्स। अब क्लाइमेट चेंज के बारे में यार अगर आप सवाल पूछ दो, इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है आंसर्स में। मैंने आपको बताया कि पहले मेरे पिछले 6-6.5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बहुत सारे पेपर चेक किए मैंने, स्टूडेंट्स के आंसर्स को पढ़ा है मैंने, बस क्लाइमेट चेंज का नाम सुनते ही लोग लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है, आई नो द टॉपिक। फेमिलियरिटी बायस हो जाती है कि लिख देंगे भाई, एक पन्ने का इंट्रोडक्शन ही लिख देंगे, क्लाइमेट चेंज ये है, एक 1.5 डिग्री सेल्सियस, पेरिस अग्रीमेंट, फलाना ढिमकाना, बहुत सी चीज़ें। लेकिन जो मेन मुद्दा पूछा गया है वही मिसिंग होता है, या फिर उस पर 4 लाइनें होती है। तो व्हाट काइंड ऑफ मार्क्स वुड यू एक्सपेक्ट? दैट वुड बी अ मीडियोकर आंसर। इसीलिए आपको चीज़ों को थोड़ा सा स्पेसिफिकली लिखना है कि अगर क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई एक स्पेसिफिक चीज़ पूछी गई है तो उसके ऊपर फोकस करना है। और मेरा उद्देश्य इस क्लास का वही है कि आपको वो स्पेसिफिक चीज़ बताऊं, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई समथिंग स्पेसिफिक, इम्पैक्ट ऑन वन पर्टिकुलर एरिया, इम्पैक्ट ऑन वन पर्टिकुलर सेक्टर, इनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। ऑलराइट, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि क्लाइमेट चेंज उसका डेफिनेशन आप जानते हैं, लेकिन थोड़ी देर मेरे को थोड़ा सा बेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे और भी थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का कनेक्शन है। अब ग्लोबल वार्मिंग समझने के लिए हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना पड़ेगा, और आपको ध्यान देना चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? इज ग्रीन हाउस इफेक्ट पर से बैड? आपको यह समझना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बैड नहीं है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए। लेट मी एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है। अगर समझ लीजिए आप अपने कार में बैठे हो और अपने सारे कार के शीशे अपने बंद कर दिए और बहुत धूप है, तो जो बाहर में टेम्परेचर है और जो कार के अंदर टेम्परेचर है, उन दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। कार में आपको और भी ज़्यादा गर्मी लगेगी। दैट इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि जो ग्लास है वो सन की जो शॉर्ट रेंज रेडिएशन आ रही है उसको इनकमिंग ओके कर रहा है, लॉन्ग रेंज रेडिएशन को ब्लॉक कर रहा है, तो अंदर आपको गर्मी लगेगी। उसी तरह का फिनोमेना होता है अर्थ के साथ भी। और सबसे पहली चीज़ आपको जानना है,
ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही हम सब लोग जिंदा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा होता कि हम लोग कोई सर्वाइव नहीं कर पाते। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ग्रीन हाउस इफेक्ट और नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज समथिंग विच इज सर्वाइविंग, विच इज लेटिंग अस सर्वाइव। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो इनकमिंग रेडिएशन है उसको हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, यानी कि उसको नेचुरल प्रोसेस से जो भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कि मेजर इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे भी आपको बायस नहीं होना चाहिए, जब भी ग्रीन हाउस गैस पे सवाल आ जाए CO2 इज देयर, बट इसके अलावा बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि मीथेन हो गया, ओजोन इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। तो बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको CO2 के ऊपर बायस नहीं रखना है, लेकिन मैं अपने डिस्कशन में CO2 के बारे में ही बताता रहूंगा, राइट। समझ लीजिए CO2, अब यहाँ पे CO2 है जो एनर्जी को कैप्चर कर रहा है और अर्थ को वार्म रख रहा है, इसकी वजह से हम सब भी जिंदा है। लेकिन प्रॉब्लम क्यों आ रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्योंकि प्रॉब्लम इज हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 300 to 400 ईयर्स, स्पेशली जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा कोल को जलाया गया, डिफॉरेस्टेशन किया गया, इंटेंसिव एग्रीकल्चर लाई गए, लाइफ स्टॉक फार्मिंग लाई गई, जिसकी वजह से मीथेन एमिशंस हो गई है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ये अर्थ में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और इसकी वजह से क्या हो गया, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज हो गया, नहीं। अगर 10 डिग्री इंक्रीज होगा तो हम लोग रहेंगे नहीं, आपको ये समझना है। एवरेज अर्थ टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हैज बीन इंटेंसिफाइड बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव ग्रीन हाउस गैसेस पिछले 200 से 300 सालों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये गैस ज़्यादा हो रही है। अगर देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज को हम कम कर दें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट चाहिए ही चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक्सटेंसिवली कम भी नहीं कर सकते, ऑल्दो दैट वुड बी रादर इम्पॉसिबल नाउ, बट अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कम भी करेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाएगा, जिससे टेम्परेचर डाउन होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आई होप आई हैव कन्वेड माई मैसेज। तो पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, पिछले कुछ दशकों से क्या हो रहा है, ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है। अगर आप ये ग्राफ देखोगे आपको समझ में आएगा कि अभी जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, वी हैव रीच बाय 2020 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो अप्रोक्सीमेटली 1900 के आसपास था, या फिर जो हम लोग कह सकते हैं 19th सेंचुरी में जो टेम्परेचर था एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, उससे 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग राइज कर चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा सर 1 डिग्री सेल्सियस तो है, लेकिन ये 1 डिग्री सेल्सियस जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर वार्म होगा, इसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि 1 डिग्री की वजह से पानी के साथ कुछ होगा, हवा के साथ कुछ होगा, दूसरे अर्थ बेस्ड फिनोमेना के साथ कुछ होगा, जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आ रही है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। ग्लोबल वार्मिंग मतलब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ द अर्थ, एवरेज सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ द अर्थ 1 डिग्री सेल्सियस। और हम लोग यही कह रहे हैं कि 2021 तक 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना है, और हम लोग इस राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रोकना चाहते हैं, राइट। इसीलिए आपने सुना होगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, बहुत सारी चीजें आई हुई हैं, उनका उद्देश्य यही है कि टेम्परेचर राइज जो बढ़ रहा है उसको रोके। ऑलराइट, अब टेम्परेचर जो राइज हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट पे बदलाव आ रहा है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स थे वो बदल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा इस साल का जो मानसून है, इसको क्लासिक एग्जाम्पल बता सकते हैं, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ही है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और मानसून में इस बार ब्रेक्स नहीं आए। नॉर्मली ब्रेक्स आते हैं, आप एक डिफाइंड पैटर्न है कि जून में मानसून शुरू होगा फिर ब्रेक होगा, इसी की बेसिस पे हमारा एग्रीकल्चर भी रन होता है। लेकिन अगर इसमें बदलाव आ गया तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट्स हो जाएंगे। अब किस तरह के इम्पैक्ट्स होंगे, देखिए इसके प्रति 9 टिपिंग पॉइंट्स बताए गए, इसको आप ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। 9 टिपिंग पॉइंट्स मोस्टली कनेक्टेड टू, रिमेंबर, द इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट, impact on different ecosystem, impact on forest, impact on oceans and impact on cryosphere, या फिर impact on I would say the icy regions, जहाँ पे भी आइस है, जैसे कि ग्लेशियर्स हो गए, हिमालयन रीजन हो गया, पर्माफ्रॉस्ट रीजन हो गया, तो वहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। और ये इम्पैक्ट एक विशियस साइकिल में जा रहा है, यानी कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और भी ज़्यादा बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट और भी ज़्यादा होने वाले हैं। तो किन किन जगह पे होने वाला, देखिए फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट आपको मिलते हैं इक्वेटोरियल रीजन में, प्रेडोमिनेटली ब्राज़ील में आपको मिलेंगे, राइट। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स। बोरियल फॉरेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं। और दूसरी जगह पे आपने कैलिफोर्निया वगैरह में देखा होगा कि फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, फॉरेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है।
इसके अलावा आपके ओशंस के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, जैसे कि अटलांटिक सर्कुलेशन के ऊपर इंपैक्ट हो चुका है, अटलांटिक सर्कुलेशन स्लो डाउन हो रहा है, ओशन की जो केमिस्ट्री, ओशन वाटर की केमिस्ट्री है उसमें बदलाव हो रहा है, कोरल रीफ्स के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो आईसी रीजन या फिर हम लोग टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं क्रायोस्फीयर, जो क्रायोस्फीयर है अर्थ का, उसके ऊपर जैसे कि आर्कटिक सी आइस, ग्रीनलैंड में सी आइस, परमाफ्रॉस्ट जो है, अंटार्कटिक रीजन, जो विल्क्स बेसिन है ईस्टर्न अंटार्कटिक में, हर जगह से आइस का लॉस हो रहा है, यानी कि आइस धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, पानी में तब्दील हो रही है और पानी फिर से इस ओशन में आ रहा है, इसकी वजह से ओशन की केमिस्ट्री बदल रही है। 9 टिपिंग पॉइंट्स इन जनरल, अगर इसको याद रखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, यू कैन कोट दीज 9 टिपिंग पॉइंट्स सजेस्टेड बाय द नेचर, राइट, नेचर जर्नल में बताया गया 9 टिपिंग पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब हम लोग एक एक टिपिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे और उसके इम्पैक्ट को समझेंगे, क्योंकि सवाल कुछ इसी तरह के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब क्लाइमेट चेंज मैंने बता दिया, क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल फिनोमेना, ऑफ कोर्स वी नो दैट इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशंस के ऊपर या फिर जो सी वाटर है, सी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आपको ये समझना है और इसके प्रति स्पेसिफिक आंसर लिखना है। अब इन जनरल क्लाइमेट चेंज से बहुत सारे, अब क्लाइमेट चेंज मतलब अब इंडिया की बात करेंगे, यार रेनफॉल पैटर्न बदल रहा है, यार बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हो रहे हैं, साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, बट अगेन दोज आर नॉट कनेक्टेड विथ योर ओशन स्पेसिफिकली। तो ओशन से जुड़ा हुआ स्पेसिफिक डेटा आपको मेंटेन करना है। अगर ओशन के ऊपर सवाल आया तो इन पॉइंट्स को आपको पहले लिखना है और हाईलाइट करके लिखना है, राइट। ऑफ कोर्स देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस मेंटल प्रेशर में जो चीज़ें याद आती है, मीडियोकर चीज़ें आप लिखते आते हो, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस कीजिएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप सवाल पढ़ोगे, प्लीज़ रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। सवाल को पढ़ना है, सवाल के अंदर जो कीवर्ड्स है उन कीवर्ड्स को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा, ऐसे कुछ एनसर्कल कर लीजिएगा, फिर अंडरलाइन कर लीजिएगा और उस कीवर्ड के इर्द गिर्द ही आपको आंसर लिखना है, राइट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ यू ब्रिंग स्पेसिफिक थिंग कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशंस के ऊपर क्या इंपैक्ट है। देखिए अब क्या हो रहा है, आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज सबसे पहले किस वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो जो एवरेज टेम्परेचर राइज हो रहा है उसकी वजह से ना सिर्फ हमारे टेरेस्ट्रियल एरिया पे हीट वेव्स आ रहे हैं, हम लोग हीट वेव्स की बात करते हैं, राइट, नॉर्मल टेरेस्ट्रियल हीट वेव। जब भी गर्मी का सीजन आता है कहते हैं कि नदर्न इंडिया में हीट वेव चल रहा है, हीट वेव से बचने के लिए ये सारे स्टेप्स लीजिएगा। तो जैसे टेरेस्ट्रियल हीट वेव्स आते हैं वैसे ही ओशनिक हीट वेव्स भी हैं, ओशनिक हीट वेव्स बढ़ रहे हैं। अब इन ओशनिक हीट वेव्स के बढ़ने से क्या हो रहा है, ओशन का सरफेस टेम्परेचर आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओशन का कुछ टेम्परेचर है, उसका स्लोली एंड स्टेडली टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मरीन बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। अब इसके प्रति कुछ एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए, राइट। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कुछ ही समय पहले डिस्कस किया था टर्टल्स के बारे में। आपने टर्टल का डिस्कशन देखा होगा, जहां पे मैंने आपको बोला था क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, केवल फीमेल सी टर्टल्स मिल रही है, यानी कि उनके पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में ही बदलाव आ रहा है। तो इस चीज को आपको नोट करना है कि ओशनिक हीट वेव्स आर राइजिंग एंड अंडरलाइन और एनसर्कल दैट ओशनिक हीट वेव, इसको हाईलाइट करना। इसके अलावा ओशंस के ऊपर एक और इंपैक्ट क्या है, ओशन का लेवल राइज हो रहा है। अब ये लेवल राइज क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस कवर था, आइस कवर टुवर्ड्स द नदर्न पोल, टुवर्ड्स द सदर्न पोल, इन हिमालयास, इन अदर रीजन्स ऑल्सो, जहाँ पे भी आपको आइसी रीजन मिलेंगे वहाँ पे ग्लेशियर्स आपके मेल्ट हो रहे हैं और ओशन के अंदर फ्रेश वाटर आ रहा है। अब आपको ध्यान रखना है, ओशन में पानी किस तरह होता है, ओशन में पानी होता है विच इज सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है, सेलाइन वाटर है। अब इसके अंदर आप फ्रेश वाटर कर रहे हो, फ्रेश वाटर कहाँ से आएगा, ग्लेशियर्स में, ग्लेशियर्स आर फ्रेश वाटर सोर्सेस, तो वहाँ से फ्रेश वाटर आप ओशन में मिला रहे हो। इसका मतलब है ओशन में कुछ बदलाव होगा, यानी कि ओशन वाटर केमिस्ट्री बदलेगी, ओशन का वाटर केमिस्ट्री धीरे धीरे बदल रहा है। इसको आपको नोट करना है, इसको आपको लिखना है। There is a change in ocean water chemistry because of climate change, because of the glacier melting, because of fresh water being added into ocean. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नॉर्मली, कि अगर सैलिनिटी है, सैलिनिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर आपका ज़्यादा था पानी का, टेम्परेचर और कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ भी हो रही है, ओशन एसिडिफिकेशन। ऑन वन साइड ओशन वाटर केमिस्ट्री इज चेंजिंग एंड ऑन द अदर साइड ओशन एसिडिफिकेशन इज हैपनिंग। अब ओशन एसिडिफिकेशन क्यों हो रहा है, ये हो रहा है स्पेसिफिकली आपके कार्बन डाइऑक्साइड राइज होने से। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे पानी में बढ़ती हुई जाएगी,
कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेयर में जब बढ़ेगी तो जो सरफेस लेवल पे वाटर है उसके साथ H2O के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब कार्बोनिक एसिड की वजह से ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, इसको आपको लिखना है। व्हाट इज ओशन एसिडिफिकेशन? अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डू नॉट राइट दैट ओशन इज टर्निंग एसिडिक, नो, प्लीज रिमेंबर ओशन वाटर का जो पीएच है वो पीएच एसिड की तरफ, यानी कि पीएच धीरे धीरे कम हो रहा है, एसिडिक की तरफ जा रहा है। आप जानते हैं कि 1 to 7 वुड बी एसिडिक, यानी कि नॉर्मली ओशन वाटर इज बेसिक, थोड़ा सा बेसिक ही होता है, 7 से ज्यादा होता है, लेकिन ये 7 से कम होने की दिशा में जा रहा है। ऐसा नहीं कि ट्रूली एसिड टर्न हो रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि ओशन वाटर एसिड हो रहा है, नहीं। ओशन वाटर का पीएच एसिड की तरफ, यानी कि एसिड पीएच की तरफ मूव हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ पीएच इज टुवर्ड्स एसिडिफिकेशन। अब मरीन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नॉर्मली काफी सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू टेम्परेचर, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू पीएच। अब अगर पीएच में थोड़ा सा भी बदलाव हुआ, पीएच में ओशन एसिडिफिकेशन की वजह, समझ लीजिए पीएच कम हो रहा है, यानी कि एसिड की तरफ, एसिड पीएच की तरफ मूव हो रहा है, इसका सबसे बड़ा परिणाम होगा उन मरीन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जहां पे आपको कार्बोनेट शेल्स मिलते हैं। आपने देखा होगा कार्बोनेट शेल, जो भी जैसे क्रैब हो गया या फिर दूसरे मरीन ऑर्गेनिजम्स हो गए जिनकी बॉडी शेल से बनी हुई है, शेली बॉडी, जैसे कोरल रीफ्स हो गए, राइट। तो शेल वाली जो बॉडी होती है, ओशन का पीएच कम होने की वजह से उनका जो कार्बोनेट लेवल रिटेंशन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और उनके ऊपर भी एडवर्स इंपैक्ट होता है, राइट। तो कुछ इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिएगा। इस लिस्ट को आप और भी लंबा बना सकते हो, बस स्पेसिफिक चीज़ें, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स को आपको इंक्लूड करते रहना। डोंट राइट कि रेनफॉल हो रहा है। अब ऑफकोर्स आप ये भी लिख सकते हो कि पानी बहुत इरेटिक बारिश हो रही है, लैंड के ऊपर बारिश नहीं हो रही, ओशन के ऊपर बारिश हो रही है, उसकी वजह से ओशन वाटर केमिस्ट्री बदली, ठीक है, that is also understandable, but don't write randomly that rainfall pattern is changing because of which the ocean, there is something happening with ocean, all right, try to bring that specificity। इसके अलावा कोस्टल फ्लडिंग, देखिए ओशन का जो लेवल है वो धीरे धीरे राइज हो रहा है, यानी कि कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग भी हो रही है। तो हम लोग कोस्टल एरियाज के बारे में बात करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो ओशन के ऊपर सवाल आ गया, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा क्रायोस्फीयर, यानी कि जो ठंडी चीज़ें हैं, आइस वाली चीज़ें, सबसे पहले क्रायोस्फीयर का मतलब क्या है, इसको आपको जानना है। क्रायोस्फीयर का मतलब है जहां पे भी आपको आइस कवर मिलेगा फॉर 1 ईयर, प्रेडोमिनेटली फॉर 1 ईयर, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज क्रायोस्फीयर। अब इसका क्या अंडरस्टैंडिंग होगा, अगर हम लोग अर्थ की बात करें, नॉर्थ पोल में आपको थ्रू आउट द ईयर आइस मिलेगा, राइट। साउथ पोल में अंटार्कटिका है, यहाँ पे भी, तो ये तो आपको क्रायोस्फीयर के भाग हो ही जाएंगे। पोलर रीजन्स तो है ही है, लेकिन पोलर रीजन्स के अलावा भी बहुत सारे रीजन्स हैं जो क्रायोस्फीयर में आते हैं, स्पेशली टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड्स एंड लोअर, एक तरफ तो पानी है, हायर लैटिट्यूड्स टुवर्ड्स द नदर्न साइड, जैसे कि आपको आर्कटिक ओशन की रीजन हो गया, साइबेरिया का रीजन हो गया, या फिर आप जो हिल्स होते हैं जैसे हिमालय हो गया, हिमालय में भी आपको आइस मिलता है थ्रू आउट द ईयर, दैट ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर। या फिर आपको जो हायर लैटिट्यूड्स पे सी साइड जो मिलता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, वहाँ पे भी आपको परमानेंट आइस कैप मिलेगा, यानी कि पानी, नीचे तो पानी है लेकिन ऊपर में आपको एक आइस लेयर मिल जाएगा, आइस, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज क्रायोस्फीयर इटसेल्फ। तो आपको ध्यान देना है, क्रायोस्फीयर इज नॉट जस्ट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, प्लीज रिमेंबर। क्रायोस्फीयर का मतलब है वो एरियाज जहां पे आइस कवर आपको साल भर मिलता है, 365 डेज यू कैन फाइंड, राइट। तो क्रायोस्फीयर के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि क्रायोस्फीयर मेंशन करके सवाल आ सकता है। अब इस क्रायोस्फीयर के बदले यूपीएससी माइट यूज अ टर्म, द इम्पैक्ट ऑन हिमालयास, the impact on the Arctic region, the impact on the Antarctic region or the impact on the Greenland region। तो मैंने आपको बताया 9 टिपिंग पॉइंट्स, तो इन सभी जगह के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हो क्या रहा है, देखिए इसको आपको समझना है, व्हाट इज हैपनिंग। द सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग सबके दिमाग में रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब आइस आपकी मेल्ट हो रही है। एब्सोल्युटली करेक्ट ना, ये तो हो रहा है, आइस मास का लॉस हो रहा है, माउंटेन ग्लेशियर से आइस मास का लॉस हो रहा है। जहां पे भी आइस मास है, आर्कटिक रीजन में, ग्रीनलैंड में, अंटार्कटिक में, वहां पे आइस आपकी पिघल रही है, फ्रेश वाटर सोर्स आपको ओशन के अंदर जा रहा है, यानी कि आइस मास लॉस हो रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इस आइस मास लॉस की वजह से क्या हो रहा है, हम लोगों ने हाल ही में बात की थी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल में अगर वेट कम हो जाएगा तो अर्थ की रोटेशन स्पीड ज़्यादा हो रही है। इसके ऊपर और स्टडी करने की जरूरत है, बट अगेन जस्ट फॉर योर रिमेंबरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पोल्स के इर्द गिर्द वेट कम हो जाएगा तो आपकी रोटेशन, अर्थ की रोटेशन स्पीड और ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे और भी ज़्यादा हमारी जो लोकल वेदर पैटर्न्स है वो भी बदल सकती है। इसके अलावा
क्रायोस्फीयर में वो जगह जहाँ पे आपको परमाफ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट मतलब नीचे में आपके सॉइल है। नॉर्मली जो हायर लैटिट्यूड्स में आपको लैंड मिलता है वहाँ पे सॉइल होती है कंप्लीटली लॉग्ड विथ वाटर 365 डेज ऑलवेज। तो यहाँ पे आपको पीटी लैंड मिलता है जहाँ पे आपको चीज़ें डिकम्पोज नहीं हुई है, उसके ऊपर आपको एक परमाफ्रॉस्ट की लेयर यानी कि बर्फ की लेयर मिलेगी, दैट इज परमाफ्रॉस्ट। तो धीरे धीरे ये परमाफ्रॉस्ट की लेयर भी कम हो रही है। अब अगर परमाफ्रॉस्ट की लेयर कम हो रही है इसका मतलब आपको लग रहा होगा सर काफ़ी अच्छी बात है, हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लैंड मिल रहा है काम करने के लिए। तो लेकिन यहाँ पे अभी तो आप कुछ कर नहीं सकते, बट जो एक्स्ट्रा लैंड एक्सपोज हो रहा है उसकी वजह से हम लोग एक क्लाइमेट चेंज की विशियस साइकिल में फंस रहे हैं। क्यों? परमाफ्रॉस्ट के नीचे जो लैंड था वहाँ पे पीटी लैंड है। पीटी मतलब अगेन बहुत सालों से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कैप्चर्ड था, तो नया लैंड अभी एक्सपोज हो गया। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर पीट में आपको बहुत सारा मीथेन भी मिलता है, बहुत सारी मीथेन एमिशंस भी आपको मिल जाएंगी। और मीथेन आप जानते हैं मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज मच हायर देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा सिंपल सा एक लॉजिक है कि भैया आइस के नीचे आप जानते हो कि आप चीज़ें फ्रिज में क्यों रखते हो। अगर आपने खाना फ्रिज में रखा है इसका मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें डेवलप ना हो, खाना आपका सड़ ना जाए, खाना खराब ना हो। खाना खराब कब होगा? जब बैक्टीरिया फंगाई उस पर अटैक करेंगे, राइट। तो अगर आपका परमाफ्रॉस्ट निकल रहा है, आपका नया लैंड आ रहा है, तो आपके नए पैथोजेंस भी मिलेंगे आपको, और इन नए नए पैथोजेंस की वजह से और भी ज़्यादा डिजीजेस हो सकती हैं, डिजीजेस स्प्रेडिंग इनटू द अदर एरियाज। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। और ये कहा जाता है कि हम लोग कोरोना वायरस से यार प्रताड़ित हो चुके हैं पिछले 2 सालों से, वी नो दैट। अब ये कहा जाता है कि सैकड़ों ऐसे अननोन वायरसेस टू ह्यूमन बीइंग्स दे आर ऑलरेडी लॉक्ड और दे आर डीप इनसाइड दीज परमाफ्रॉस्ट और अंडर द माउंटेन ग्लेशियर्स एटसेट्रा। अगर एक्सपोज हो गए देन अगेन इफ दे फाइंड अ होस्ट, अगर वेक्टर उन्हें मिल गया फिर वो स्प्रेड कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। इसके अलावा कोस्टल फिशिंग इंपैक्ट हो सकती है। क्रायोस्फीयर मैंने आपको बताया, क्रायोस्फीयर इज ऑल्सो अ रीजन जहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलती है, जहाँ पे आपको ठंडी चीज़ें, बर्फ वाली चीज़ें हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास अगर फिशिंग वगैरह चल रही है तो फिशिंग भी इम्पैक्ट हो सकती है। तो ओशन के ऊपर स्पेसिफिक इम्पैक्ट, क्रायोस्फीयर के ऊपर कुछ स्पेसिफिक इम्पैक्ट है जिसकी वजह से हम लोग एक विशियस साइकिल ऑफ क्लाइमेट चेंज में फंस रहे हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट के ऊपर क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया फॉरेस्ट, अमेजन फॉरेस्ट में तो ड्रॉट्स आ रहे हैं, दूसरे फॉरेस्ट में आपको वाइल्ड फायर्स मिल रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है, जो इंटेंसिटी है फॉरेस्ट डिस्टर्बेंसेस वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अब फॉरेस्ट डिस्टर्बेंस किस तरह की हो रही है देखिए, एक तो ऑलरेडी हमारी प्रॉब्लम ये है इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट या फिर ह्यूमन एक्टिविटी एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट क्या है, हम लोग फॉरेस्ट डिग्रेड कर रहे हैं। अब क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट डिग्रेड कर रहे हैं, इट इज ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है वही खुद डिग्रेड हो रहा है। कैसे? बहुत सारे डिस्टर्बेंस इवेंट्स आ रहे हैं जैसे कि वाइल्ड फायर्स। अब आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में इतने सारे उदाहरण हैं यार, अमेजन में आग लग गई थी, यानी कि ब्राज़ील में भी आपको फॉरेस्ट में आग लगी हुई थी, कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट में आग लगी है, यूरोप में फॉरेस्ट में आग लगी हुई है, इंडिया में हिमालयन रीजन में जहाँ भी पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं वहाँ पे सालाना वाइल्ड फायर्स के नंबर्स जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो वाइल्ड फायर इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग। अगर वाइल्ड फायर है मतलब आपका फॉरेस्ट बर्बाद हो रहा है, अगर आपका फॉरेस्ट बर्बाद हो रहा है मतलब उसी फॉरेस्ट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर्ड था वो फिर से एटमॉस्फेयर में आ रहा है। वी आर गेटिंग इनटू अ विशियस साइकिल। इसके अलावा स्टॉर्म्स, डिजास्टर्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वाटर स्टॉर्म्स की वजह से वाटर लॉगिंग हो रही है जिससे फॉरेस्ट बर्बाद हो रहे हैं, फॉरेस्ट जो ट्रीज है उस सॉइल को पानी नहीं मिल रहा है। डिजास्टर्स की वजह से भी फॉरेस्ट के ऊपर एक एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है। टेम्परेचर राइज की वजह से, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, इसका मतलब है आपके पैथोजेंस इंक्रीज होंगे, इंसेक्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो इंसेक्ट आउटब्रेक भी आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से नए नए स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह, एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट की वजह से इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आ रही है जिससे कि फॉरेस्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा है। जो नेचुरल फॉरेस्ट था, जो ओरिजिनल फॉरेस्ट था वो डिग्रेड हो रहा है, वहाँ पे कुछ नई ही प्रजाति आ रही है जो परहैप्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर रही है, राइट। दैट इज अ प्रॉब्लम। और अगर फॉरेस्ट के साथ कोई भी छेड़खानी होगी, फॉरेस्ट के साथ कोई भी छेड़खानी होगी तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का प्रकोप और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब ये तो सिंपल सा लॉजिक है यार, जैसे हमारे फेफड़े हैं, राइट, जैसे हमारे लंग्स हैं, लंग्स हमें ब्रीदिंग के लिए ज़रूरत है, राइट। ऐसे ही जो मदर अर्थ है, मदर अर्थ की जो लंग्स है वो है फॉरेस्ट।
और अगर फॉरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो रही है, ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो रही है मतलब आपकी रीजनरेशन की कैपेसिटी कम हो रही है, उससे अल्टीमेटली और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। दैट इज वाई वी आर गेटिंग इनटू दिस विशियस साइकिल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑलराइट, तो ये इन जनरल इम्पैक्ट था ओशन के ऊपर, क्रायोस्फीयर के ऊपर और फॉरेस्ट के ऊपर। अब थोड़ा सा हम लोग स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड लेट्स टॉक अबाउट अदर इम्पैक्ट्स। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यू डू नो दैट आवर लाइव फाउंडेशन बैच हैज बिगन। ऑलरेडी 3 बैचेस आर डन, 4th बैच इज स्टार्टिंग। प्लीज रिमेंबर ये जो 4th बैच है यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, 900+ आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, आपको प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज इसी के अंदर मिलेगा। हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी आपकी होगी, ज्ञानवाणी सेशंस होंगी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अगेन फॉर द प्राइस ऑफ 18,999। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव। जैसे आप राहुल लाइव इस्तेमाल करोगे 25,000 के आसपास जो प्राइस है वो आपको 18,999 में मिल जाएगा। और आपको ध्यान रखना है दिस बैच इज स्टार्टिंग ऑन August 22, मॉर्निंग बैच होगा, सुबह सुबह फ्रेशली आप इसमें क्लासेस अटेंड कर सकते हो। और आपको ये भी ध्यान रखना है दिस इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2023। क्यों? क्योंकि इस बैच की एक स्पेशलिटी भी है। इस बैच की स्पेशलिटी है दैट वी आर गिविंग 24 मंथ्स वैलिडिटी फॉर दिस कोर्स, यानी कि दिस इज वैलिड फॉर 2023 एज वेल एज 2024। तो जो भी 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज एनरोल टू दिस पर्टिकुलर कोर्स एज सुन एज पॉसिबल। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, आप हमारे ऐप पे जा सकते हो जहां पे आप क्लासेस देख सकते हो, देन एनरोल इट एज सुन एज पॉसिबल। रिमेंबर 22 अगस्त 2022 से क्लासेस स्टार्ट हो रही है और आप जानते हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस और लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स वुड बी देयर हियर, सो एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं और अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या है ऑन कोस्टल रीजन्स। अब कोस्टल रीजन पे क्या इंपैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से? हम लोगों ने अभी तक एस्टैब्लिश कर दिया है कि आपके जो है ग्लेशियर मेल्ट होंगे। ग्लेशियर अगर मेल्टिंग होगी इसका मतलब है आपकी ओशन या फिर सी लेवल राइज होगा। सी लेवल राइज की वजह से कोस्टल एरिया के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होगा ही होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। अब जब हम लोग कोस्टल रीजन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि कोस्टल रीजन ऑफ कोर्स इंडिया से तो कनेक्टेड है ही है, इंडिया का लंबा कोस्ट है, पार्डन माय ड्राइंग, तो इंडिया का तो कोस्टल रीजन है ही। फ्रॉम गुजरात टिल वेस्ट बंगाल यू सी द कोस्टल एरियाज, जहाँ पे धीरे धीरे सी राइज की वजह से प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसी चीज़ को अगर अलग वेरिएंट से पूछे कोस्टल रीजन, या फिर मैं पूछूं SIDS स्मॉल आइलैंड स्टेट्स जो हैं, इनके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, तो ये भी उन पे लागू होगा ही होगा। बांग्लादेश के प्रति भी ये लागू होगा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यही समझना है। कोस्टल रीजन का मतलब वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द आइलैंड स्टेट्स। कई आइलैंड स्टेट तो ऐसे कि डूब भी सकते हैं, आपको ध्यान देना ही है। अब क्या होगा कोस्टल रीजन में? सी लेवल राइज होगा, यानी कि अगर सी लेवल राइज होगा, ओशन लेवल राइज हो रहा है, तो कोस्टल रीजन जो है उनका एरिया कम होगा, पानी का जो डायरेक्शन होगा, मात्रा वो अंदर आने लगेगी। अब जो छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स है वो तो पूरे डूब भी सकते हैं, थ्रेट है, जैसे कि मालदीव्स हो गए या फिर दूसरे आपके छोटे पैसिफिक के आइलैंड्स है, मार्शल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, छोटे छोटे जो आइलैंड्स है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम होगी? अब क्योंकि ये जो पानी है दिस इज कोस्टल वाटर, यानी कि ओशन वाटर, दिस वुड बी सेलाइन वाटर। अब जो सेलाइन वाटर है ये आपके लैंड की तरफ आ रहा है, यानी कि आपके जो फ्रेश वाटर सोर्सेस हैं उनके अंदर भी अगर मिल गया तो आपको पीने की पानी की दिक्कत हो जाए। अगर पीने के पानी की दिक्कत है, अगेन सर्वाइवल की, इट इज़ अ थ्रेट टू योर वाटर सिक्योरिटी। इसके अलावा सिंस ये कोस्टल एरिया से हम लोग जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, इरेटिक वेदर पैटर्न्स हो रहे हैं। इरेटिक वेदर पैटर्न मतलब जिस महीने में आपको साइक्लोन नहीं आना है उस महीने में साइक्लोन आ रहा है, जिस महीने में आपको 2 साइक्लोन आया करते थे उस समय 10 साइक्लोन आ रहे हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स इन डिफरेंट रीजन्स। अब इंडिया में हम लोगों ने देखा है कि पहले जो डेडली साइक्लोन्स हुआ करते, जो सुपर साइक्लोन कहते हैं, वो काफ़ी कम हुआ करते, लेकिन अभी उनकी फ्रीक्वेंसी और उनके नंबर भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। सुपर साइक्लोन, हैपनिंग ऑफ सुपर साइक्लोन्स इज ऑल्सो, द प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीज। इसके अलावा जब भी हम लोग कोस्टल रीजन की बात करते हैं, आप देखिए जहाँ भी पानी का सोर्स होता है, पानी के सोर्स के पास आपने देखा होगा कि हैबिटेशन सेट हो जाती है, और कोस्टल रीजन में भी पॉपुलेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। नॉर्मली इन जनरल हम लोग कहते हैं जहाँ से भी एक नदी गुजरे, नदी के तट के ऊपर आपको बताइए हैबिटेशन हो जाएगी, और कोस्टल रीजन में भी इन जनरल हैबिटेशन बहुत ज़्यादा है पहले से। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ पोर्ट, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ थ्राइविंग बिजनेस। अब इसकी वजह से मेजर पोर्ट सिटीज आपको मिलेंगी। अब पोर्ट कहाँ मिल रहा है आपको? एकदम कोस्ट पे ही। पानी की मात्रा बढ़ रही है तो इन सिटीज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप देखो, एग्जाम्पल दे दूंगा मैं,
यार मुंबई है, मुंबई का एग्जाम्पल दो, हैवी पॉपुलेशन। कोलकाता का एग्जाम्पल दे दो, चेन्नई का एग्जाम्पल दो, आपकी पोर्ट सिटीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पे पॉपुलेशन होगी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और मैं कहूँगा कि अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। आप कहीं पे भी एग्जाम्पल हो, यार एक बारिश हो जाए आपको फ्लडिंग हो जाएगी मुंबई में, एक बारिश हो जाए चेन्नई में आपको अर्बन फ्लड मिल जाएगी। क्यों हो रहा है? अनसस्टेनेबल अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज इन पोर्ट सिटीज। इसका मतलब है पोर्ट सिटीज में हैवी पॉपुलेशन होगी, हैवी पॉपुलेशन है मतलब हैवी वल्नरेबिलिटी भी होगी। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ रही है, पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, कम पीने का पानी अवेलेबल है, ज़्यादा लोग हैं, क्या होगा? प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, राइट? अब इसकी वजह से क्या होगा? कोस्टल रीजन्स धीरे धीरे सिंक होना शुरू होंगे, यानी कि एरिया आपका कम हो रहा है। एरिया कम हो रहा है मतलब क्लाइमेट बेस्ड माइग्रेशन हो रहा है, लोग यहाँ से निकल के कहीं और जा रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी निकल आएंगी, राइट? सो क्लाइमेट माइग्रेशन एंड क्लाइमेट बेस्ड रेफ्यूजीज, क्लाइमेट बेस्ड रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम होगी। मैंने एग्जाम्पल दिया छोटे स्टेट्स का, सिड्स का। अब मालदीव से, या फिर आपकी छोटे आइलैंड से किरिबाती हो गए, आपके समोआ आइलैंड, सोलोमन आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड, जो छोटे छोटे आइलैंड्स, यहाँ से लोग देख रहे हैं कि भाई हमारा आइलैंड तो भी डूबने वाला है, तो निकल जाएंगे, कहाँ जाएंगे? दे हैव टू सीक असाइलम समवेयर, उसकी वजह से वो भी प्रॉब्लम्स हो रही इसके अलावा इन जनरल देयर वुड बी लॉस ऑफ लाइवलीहुड, मेनली फिशरमैन, और जो दूसरे लोग यहाँ पे कोस्टल सिटीज़ में रहेंगे उनकी लॉस ऑफ लाइवलीहुड जरूर होगी। इसके अलावा कोस्टल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होगा ही होगा। जो आपका कोस्टल एनवायरमेंट है वो पानी आने की वजह से the environment would also be degraded। तो remember these pointers कि कोस्टल रीजन के ऊपर स्पेसिफिकली क्या इम्पैक्ट होगा। कुछ उदाहरण आप देख लीजिएगा। एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स का बहुत ही गहरा रिश्ता होता है, जहाँ पे भी आपको टिपिकल एग्जाम्पल्स मिले, कुछ इनोवेटिव एग्जाम्पल्स मिले, तो आप उसे करंट अफेयर से नोट कर लीजिएगा और आपके आंसर्स में उन्हें कोट करते रहे, ठीक है? ये था हमारा डिस्कशन कोस्टल एरियाज के ऊपर। अब बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है इन जनरल। देखिए बहुत ही छोटी सी स्लाइड डाली है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हम लोग लंबा डिस्कशन कर सकते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए इन जनरल हम लोग बात करें तो आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा फ्लोरा एंड फौना में, ठीक है? तो किस तरह का इम्पैक्ट होगा? फ्लोरा यानी कि फॉरेस्ट के ऊपर, पेड़ पौधे जो हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। फौना में फिर से आप डिवीजन कर सकते हो, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल फौना के ऊपर क्या हो रहा है, और आपका एक्वेटिक या फिर मरीन फौना के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। हर एक जगह पे इम्पैक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट यहाँ पे मैंने इन जनरल आपको बताया क्या हो रहा है। सबसे बड़ी जो चीज़ हो रही है बायोडाइवर्सिटी के प्रति, वो हो रही है पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्पीशीज। अगर हम लोग अर्थ की बात करें, यह है अर्थ, यह है इक्वेटर, पोल्स आपको इस तरफ मिलेंगे, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। हायर लैटिट्यूड्स में आपने देखा है कि बर्फ है। अब यहाँ पे अगर बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, नदर्न साइड में तो अभी भी आपको मिलेगी, लेकिन वहाँ पे भी चल रहा है, बट टेम्परेचर धीरे धीरे से इंक्रीज हो रहा है, तो चीज़ें या फिर फ्लोरा और फौना दोनों ही आपकी इस तरह से मूव हो रही है टुवर्ड्स नॉर्थ साइड, और इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो कि जो बेयर्स थे, जो बेयर पहले आपको कनाडा में मिला करते थे, वो अब आपको और भी नदर्न लैटिट्यूड्स में मिलेंगे। या फिर जो फॉरेस्ट था, इनफैक्ट मैंने एक डिस्कशन किया था जहाँ मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ डिस्कशन वेरी सिमिलर टू हैरी पॉटर स्टोरी, जहाँ पे पूरा का पूरा फॉरेस्ट मूव हो रहा है। ये देखा आपने कि फॉरेस्ट का जो बैंड है वो धीरे धीरे ऊपर साइड मूव हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि मूव नहीं हो रहा है, जो नीचे वाले स्पीशीज है वो मरते हुए जा रहे हैं, और प्लांट धीरे धीरे जिस तरह उनकी जर्मिनेशन होगी, प्लांट ऊपर ऊपर आपको मिलते जा रहे हैं हायर लैटिट्यूड्स में। सो पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ स्पीशीज इज हैपनिंग। इसके अलावा एक्सटिंक्शन हो रहा है आपका टेरेस्ट्रियल, इसमें अगर वाइल्ड फायर हो गया फॉरेस्ट में, भाई आपकी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। एक्वेटिक रीजन में आपकी एक्वेटिक जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है उनकी भी एक्सटिंक्शन हो रही है। उनकी तो यार रिप्रोडक्शन टाइमिंग बदल रही है। हाल ही में मैंने फिर से एग्जांपल दिया आपको टर्टल का, कि टर्टल में क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज की वजह से केवल फीमेल टर्टल्स मिल रही है। प्लांट्स में भी लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन ऑफ प्लांट। अब देखिए प्लांट्स में आपको एक डाउट जरूर हो सकता है कि सर प्लांट जो है वो तो सनलाइट के ऊपर है, यानी कि उसको सनलाइट चाहिए और उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल लॉजिक आपका सही बनता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए दिस इज ट्रू, बट फॉर लॉन्ग टर्म एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस मोर एंड मोर, एज द कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट इंक्रीजेस मोर एंड मोर, इट इज रादर रिवर्स फॉर द प्लांट्स। तो इसीलिए उनका ग्रोइंग सीजन प्लांट्स का बदल जाएगा, तो बहुत सारे बदलाव उनमें आएंगे। ध्यान रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, इसमें भी स्पेसिफिक सवाल आपके बन सकते हैं कि मरीन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, या फिर आपकी फॉरेस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। इस तरह से
आप उसको डिवाइड कर लीजिए, बट इन जनरल आपको जानना है पोलवर्ड मूवमेंट हो रही है सभी की स्पीशीज की, पोलवर्ड मूवमेंट हो रही है। जो आपको पहले लोअर लैटिट्यूड पे मरीन ऑर्गेनिजम्स मिला करते थे, वो आपको हायर लैटिट्यूड पे मिल रहा है। जो पूरा फॉरेस्ट था लोअर लैटिट्यूड पे हायर लैटिट्यूड मिल रहा है। एक्सटिंक्शन रेट आपकी बढ़ रही है सभी की, बी इट टेरेस्ट्रियल, बी इट मरीन, एवरीथिंग। रिप्रोडक्शन फेजेस और रिप्रोडक्शन टाइम इज चेंजिंग एंड ग्रोइंग सीजन ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो चेंजिंग इन जनरल। सो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, राइट। इसके अलावा स्पेसिफिक इम्पैक्ट क्या है एग्रीकल्चर के ऊपर। अब एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा चीज इंडिया में हम लोग बात करें तो दिस इज कनेक्टेड टू लाइवलीहुड ऑफ मेनी पीपल, लाइवलीहुड ऑफ क्रोर्स ऑफ पीपल। अब एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है, सबसे पहली चीज आपको जानना है, अगेन दैट इज अ रॉन्ग नोशन कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट है, सनलाइट आपका इनपुट है, सर दोनों बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, नो, जैसे कि मैंने आपको बताया लॉन्ग रन इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो साइकिल्स है उसमें भी अगर CO2 एक लेवल के ऊपर बढ़ जाए, सनलाइट एक लेवल के ऊपर बढ़ जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। इसके अलावा इंडिया में एग्रीकल्चर इज रेनफेड एग्रीकल्चर। अब इसकी वजह से हीट स्ट्रेस हो रहा है। क्लासिक एग्जाम्पल जो अभी हो रहा है, इनफैक्ट मेरे यहाँ पे सोयाबीन जो कल्टिवेशन हुई थी, एंटायर सोयाबीन इट इज एक्चुअली डेड नाउ। क्यों? क्योंकि पिछले 20-25 दिनों में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि यार देर इज अ कंप्लीट मॉइस्चर ओनली ऑन सॉइल। अगर मॉइस्चर है तो उस प्लांट को आपको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, एरेशन नहीं मिलेगी और इवेंचुअली इट विल डाई। तो ऐसे होगा कि जैसे सड़ जाते हैं ना, वैसे हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लडिंग मिलेगी, बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। इंडिया में क्योंकि रेन फेड एग्रीकल्चर है तो आपकी रेनफॉल पैटर्न के ऊपर सब कुछ निर्भर है। ऑफकोर्स कुछ कुछ जगह पे इरिगेशन बहुत बढ़ चुका है, नॉट एन इशू, बट अभी भी मेजॉरिटी ऑफ एरियाज इन इंडिया दे रिलाई ऑन रेनफॉल। और रेनफॉल अगर इरेटिक हुआ, क्लाइमेट चेंज की वजह से इरेटिक रेनफॉल आ रहा है, अनटाइमली रेनफॉल आ रहा है, जिस समय पे आना है उस समय पे नहीं आ रहा है, दूसरे समय पे आ रहा है, तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल एक ही समय पे अगर हो जाएगी, एक ही जगह पे हो जाएगी, तो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, बहुत ज़्यादा लीचिंग हो रही है आपकी न्यूट्रिएंट्स की, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स चले जा रहे हैं, फिर से आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, आपका फूड प्रोडक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, फूड प्रोडक्शन कम होने की वजह से फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा विंड अगर चल रहे हैं तो विंड की वजह से भी ग्रेटर इरोजन हो रहा है, फिर से सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो रही है। वाइल्ड फायर्स इन जनरल ज़्यादा हो रहे हैं, वाइल्ड फायर्स, एग्रीकल्चर फायर्स यू कैन ऑल्सो सी, इसकी वजह से भी एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और इन जनरल अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर इंक्रीज की, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगा यानी कि माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बीमारियां मिलेंगी, ज़्यादा आपको इंसेक्ट्स मिलेंगे। इस साल तो आपने वो स्नेल वाला प्रॉब्लम देखा होगा, हमारे एरिया तो बहुत ज़्यादा स्नेल वाला प्रॉब्लम हो रहा है। स्नेल, राइट, जो स्नेल अटैक्स हो चुके हैं ऑन सोयाबीन। एक दिन आपको सोयाबीन ऐसा लग रहा है कि उग गया, दूसरे दिन द एंटायर लैंड इज ब्लैक। व्हाई? बिकॉज देयर हैज बीन एक्सटेंसिव स्नेल अटैक। तो इंसेक्ट अटैक आपको ज़्यादा होंगे और आपका इनपुट कॉस्ट इसकी वजह से ज़्यादा और होगा। तो एग्रीकल्चर के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट है। एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट हो गया मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन की लाइवलीहुड पे इंपैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी और फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो है ही, राइट। इसके अलावा स्पेसिफिक बातें करते हैं ह्यूमंस के बारे में। अब ह्यूमंस में भी इन जनरल मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हैं जहाँ पे ह्यूमन के हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगी। क्यों? टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, बीमारियां ज़्यादा होंगी, ज़्यादा पैथोजेंस आपको दिख जाएंगे और इरेटिक पैटर्न की वजह से, जैसे टिपिकली अभी हो रहा है, मैंने आपको बताया, आई एम फीलिंग एज इफ आई एम लिविंग इन इक्वेटोरियल रीजन। बारिश होती है, अब पिछले 3 दिनों से फिर से सूरज नहीं देखा है, तो बारिश हो रही है कंटिन्यू, एक दिन कड़ी धूप आती है, फिर बारिश हो रही है, एक ही दिन में आपको बारिश धूप सब कुछ मिला है, तो हेल्थ बेस्ड प्रॉब्लम्स हो रही है। पिछले 10-15 दिनों से आई एम फीलिंग दैट सिकनेस होगी, राइट। बेसिकली ऐसा हो रहा है कि 100% फिट का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया पिछले 10 दिनों से। सो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो होंगी। फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम तो होगी, जैसे मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर की वजह से। कोस्टल एरियाज में वाटर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कोस्टल एरिया इनंडेशन हो जाएगा, पानी अंदर आ जाएगा, तो आपका पानी सेलाइन हो जाएगा। दूसरी जगह पे अगर आपको इंटेंस ड्रॉट्स मिल रहे हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपैक्ट तो मिल ही रहा है, इन सारी चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक इंपैक्ट इज ऑल्सो वेरी हाई। इन जनरल ह्यूमंस के ऊपर क्लाइमेट माइग्रेशन, क्लाइमेट रेफ्यूजीज, क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया कोस्टल रीजन में अगर ओशन वाटर आ जाएगा
तो आपको क्लाइमेट बेस्ड रेफ्यूजीज, क्लाइमेट बेस्ड माइग्रेशन मिलेंगे। अब क्लाइमेट बेस्ड माइग्रेशन मिलेंगे तो आपको कॉन्फ्लिक्ट भी होगा और शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से देयर वुड बी रेस ऑफ रिसोर्सेज आल्सो। सो मल्टीपल इफेक्ट्स है ह्यूमंस के ऊपर। अब इन जनरल देखिए, एक आपको ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पास डेटा नहीं मिल रहा है, फिर आप समय से रन आउट हो रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो फॉलो द पेस्ट मॉडल, राइट, PEST मॉडल। ये आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो कि आप बस सोचिएगा कि किसी भी चीज़ का पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, फिर पॉलिटिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, सोशल कल्चरल इम्पैक्ट क्या होगा, और टोटल, या फिर मैं इसको टोटल या फिर टेक्नोलॉजी वाला इम्पैक्ट भी कहता हूँ, इसको आप जो भी कह रहे हैं, तो टोटल इम्पैक्ट और टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, दूसरे जो भी इम्पैक्ट आप इसको ध्यान रखिएगा। बेस्ट मॉडल में आप आंसर लिखोगे। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो दिस इज जस्ट अ ट्रिक फॉर यू। इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, then simply divide your answer into political, economic, social and write some pointers, ताकि मतलब something is better than nothing वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसलिए बता रहा हूँ, प्लीज, राइट। रिमेंबर दिस, इट्स जस्ट अ थिंग टू बी यूज इन इमरजेंसीज, जहाँ पे आपको टाइम रन आउट कर रहे हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप डिसेंटली इस तरह से आपका आंसर सेग्रीगेट करके लिख सकते हो अलग अलग पॉइंटर्स, देन एंश्योर दैट यू राइट एंड कंक्लूड इट डिसेंटली, गिव एन इंट्रोडक्शन, गिव अ कंक्लूजन डिसेंट, एंड दिस कैन बिकम योर बॉडी। बट ह्यूमंस के ऊपर अलग अलग तरह के इम्पैक्ट है। आप किसी भी एरिया में देख लीजिए, पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में बात कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए यार, क्लाइमेट की वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट माइग्रेशन हो रहा है तो लड़ाइयाँ होंगी, उन रेफ्यूजीज को कौन एक्सेप्ट करेगा, राइट। यूनाइटेड नेशंस जो रेफ्यूजी का ऑर्गेनाइजेशन है, जो हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज है, वो अभी क्लाइमेट रेफ्यूजीज के बारे में काफ़ी परेशान है। क्लाइमेट की वजह से जो रेफ्यूजीज है उनको कैसे हम लोग रिहेबिलिटेट करें। इसके अलावा अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, फॉरेस्ट कम हो जाएंगे, तो रिसोर्स के लिए और लड़ाई होंगी। इसके अलावा ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज देयर, हेल्थ इम्पैक्ट इज देयर, सो यू कैन डिवाइड योर आंसर इन दिस, राइट। अब इसमें भी स्पेसिफिकली कुछ सवाल आ सकते हैं वल्नरेबल ग्रुप के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट वल्नरेबल सेक्शंस के ऊपर क्या है। वल्नरेबल सेक्शन में स्पेशली वुमेन के ऊपर क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, in general there is a problem of gender equality, gender inequality, problem of gender inequality, problem of gender discrimination, climate change की वजह से ये और भी ज़्यादा डीपन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जगह जगह पे आपने देखा होगा, इन एनी एरिनास, बी इट पॉलिटिकल एरिना, इकोनॉमिक एरिना, इन योर सोशल एरिना, यू विल सी दैट द मेल डोमिनेंस इज देयर, पेट्रियार्कल डोमिनेंस इज देयर। और अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी, चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये इनइक्वालिटीज़ और भी ज़्यादा डीपन हो जाएंगी। और इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस ऑलरेडी बता चुका है दैट क्लाइमेट चेंज इज इंटेंसिफाइंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जेंडर इनइक्वालिटीज। इसके अलावा वर्कलोड वुमेन का ज़्यादा बढ़ सकता है। वर्कलोड वुमेन, स्पेशली अगर हम लोग रूरल एरिया की वुमेन के बारे में बताएं तो वर्कलोड वुड बी मोर। देखिए, आजकल तो मतलब क्लीनर फ्यूल्स, ग्रीनर फ्यूल्स आ चुके हैं, बट पहले ज़माने में वो होता था कि यार वो लकड़ी लाने के लिए जाना है, इस तरह के कॉन्सेप्ट हुआ करते, तो वर्कलोड आपका बढ़ जाएगा। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स आपके बढ़ सकते हैं। इंडोर जो पोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं कि इंडोर में अगर क्लीन फ्यूल नहीं मिला तो ऑक्यूपेशन बेस्ड हजार्ड आपके बढ़ सकते हैं, राइट। ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए डिजीज आपको बढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट रिलेटेड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस भी ज़्यादा हो सकता है, जिससे अगेन वुमेन आर मोर वल्नरेबल हियर। And in general, climate-related mortality is higher. United Nations has already told this. Climate-related mortality is higher in women compared to men. और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई इन जनरल ह्यूमंस के साथ, द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन, कि अगर क्लाइमेट की वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हो गए, कोस्टल रीजन के लोग हो गए, जहाँ पे महिलाएं भी माइग्रेट कर रही, तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम इज दैट क्लाइमेट चेंज की वजह से यूनाइटेड नेशंस एस्टिमेट करता है कि 80% ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड दे आर एक्चुअली वुमेन। सो वुमेन आर बीइंग डिस्प्लेस्ड मोर एंड मोर देन मेन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और एक बार अगर डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाएगी, माइग्रेशन शुरू हो जाएगी, देन एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इंक्रीज्ड वायलेंस ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट एंड क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये भी आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए, क्लाइमेट रेफ्यूजी से जुड़े हुए प्रॉब्लम, महिलाओं से जुड़े हुए स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होंगे, दैट विल बी मोर एंड मोर। सो डू मेक अ नोट ऑफ दिस, क्योंकि सवाल आपके आ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से स्पेसिफिकली महिलाओं के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो दीज आर द थिंग्स। और भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, और भी आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो। अगर आपने कोई करंट अफेयर्स की खबर पढ़ी है, कोई एग्जाम्पल आपने किया है, तो उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर क्या होगा,
व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन? देखिए, चिल्ड्रन फर्स्ट ऑफ ऑल आर ससेप्टेबल टू डिसीजेस, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कंप्लीटली उतना एक्टिव नहीं होगा, उतना डेवलप नहीं हुआ रहेगा, राइट? तो इसीलिए टेम्परेचर अगर धीरे धीरे राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो नए पैथोजेंस है वो रिलीज हो रहे हैं, और नए पैथोजेंस की वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा डिसीजेस हो रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू मोर एंड मोर डिसीजेस इन चिल्ड्रन, न्यूअर काइंड ऑफ डिसीजेस। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड इनसिक्योरिटी अगर हो गई, तो खाने की शॉर्टेज चल रही है, फूड इनसिक्योरिटी चल रही है, तो बच्चों की न्यूट्रिशन के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर किसी को माइग्रेट करने की जरूरत पड़ रही है, इरेटिक रेनफॉल चल रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा फ्लडिंग चल रही है, तो बच्चों की अगर स्कूल मिस हो जाएगी तो उनकी एजुकेशन, उनकी लर्निंग आउटकम्स के ऊपर इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिजास्टर्स आते हैं, फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स हो रही है, उन डिजास्टर्स की वजह से डेथ ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इसके अलावा इन जनरल साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस इज ऑल्सो कनेक्टेड एंड चिल्ड्रन आर मोर वल्नरेबल टू दिस। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट का जो प्रॉब्लम था, जो महिलाओं के लिए प्रॉब्लम था, उसी वल्नरेबल कैटेगरी में अगर बच्चों को डाल दे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम जरूर हो जाएगा। ऑल्दो वायलेंस का प्रॉब्लम हम लोग नहीं कहेंगे, बट आई वुड से साइकोलॉजिकल वायलेंस या फिर इमोशनल वायलेंस, इमोशनल स्ट्रेस के बारे में ज़रूर बात कर सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात कर सकते हैं। तो बच्चों से जुड़े हुए भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, और आपको ये ध्यान देना है क्लाइमेट चेंज और ये जो रेफ्यूजी वाला इशू है, इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट रेफ्यूजीज जो है, जो नंबर बढ़ रहा है, इसको कैसे हैंडल करें, ये ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। ऑलराइट, तो स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट दिस। इसके अलावा हमारी लड़ाई चल रही है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, तो उसके प्रति क्या स्टेप्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ ग्लोबल स्तर पे क्या स्टेप्स आ चुके हैं, ग्लोबल स्तर पे क्या स्टेप्स आ रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम है उसमें, और हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे, राइट? सो दैट वुड बी द क्लाइमेट चेंज डिस्कशन। आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो डिस्कोर्स है, क्लाइमेट चेंज का जो अवेयरनेस आ चुका है, वो पिछले कुछ दशकों से है, जब से UNFCCC आया है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब उससे पहले IPCC आया था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। 1988 में IPCC की स्थापना हुई थी, और IPCC अब तक असेसमेंट रिपोर्ट 6 दे चुके हैं, 6 रिपोर्ट्स दे चुके हैं, जहां पे वो अलग अलग डायमेंशन में बता चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियल प्रॉब्लम। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, और उन एंथ्रोपोजेनिक रीजंस को हमें रोकना पड़ेगा, स्पेशली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इन चीज़ों को हमें रोकना चाहिए। और उस चीज़ को रोकने के लिए सबसे पहले आया क्योटो प्रोटोकॉल अंडर द UNFCCC ओनली। क्योटो प्रोटोकॉल का मैंडेट अभी खत्म हो चुका है, हम लोग कह सकते हैं। 2015 में पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट आया, और इस पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट की नेगोशिएशंस के ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या चल रहा है। लेकिन पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में फंडामेंटल चीजें आई, समथिंग कॉल्ड एज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब क्योटो प्रोटोकॉल में पहले कैसा था कि 2 कैटेगरीज की कंट्रीज में डिवाइड किया गया था, यानी कि जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है, Annex A, Annex B कंट्रीज, तो Annex 1, Annex 2 कंट्रीज। तो Annex 1 में आपको आया करता था, Annex 1 में डेवलप कंट्रीज थे, उनके कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स है डेवलप कंट्रीज के लिए। अब ये आप जानते हैं डेवलप कंट्रीज के लिए क्यों टारगेट थे, क्योंकि हिस्टोरिकली उन्होंने एमिशन बहुत ज़्यादा किया था। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उन्होंने अंधाधुंध फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया, अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया। और अगर आप एक देश में भी फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप एमिट कर रहे हो, तो पूरे विश्व को उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। उन्होंने सेंचुरीज में, मैं कहूँगा 1800, 1700, 1800, 1900 में इतना ज़्यादा उन्होंने CO2 गैस रिलीज किया या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन किए उन्होंने, जिसकी वजह से आज ये पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है। वो तो डेवलप हो गए, लेकिन आज जो दूसरे डेवलप होना चाहते हैं, यानी कि जो इंडिया डेवलप होना चाहता है, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज, अफ्रीकन डेवलप होना चाहते हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप कोल मत जलाइए। इसीलिए पहले उन्हें टारगेट दिए गए थे क्योटो प्रोटोकॉल में, और जो दूसरी कंट्रीज थी डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज को उतने एक्सटेंसिव टारगेट नहीं थे। लेकिन 2015 में क्या हुआ, सभी को टारगेट दिए गए। अगेन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करना है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करना है। अब इसके ऊपर एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये INDCs इनफ है? देखिए, अलग अलग देशों ने अपने अपने INDCs दे दिए, यानी कि कह दिया कि हम लोग ये करेंगे, लेकिन क्या ये इनफ है?
अलग अलग एजेंसीज बता चुकी हैं कि इट इज़ नॉट इनफ। इसके अलावा क्या ये इंप्लीमेंट हो रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग के ऊपर अभी तक कोई प्रिंसिपल नहीं हुआ। जो हम लोग हमेशा कहते हैं CBDR का प्रिंसिपल होना चाहिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम। अर्बनाइजेशन की वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन और भी बढ़ रहे हैं, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके प्रति अभी भी नेगोशिएशन जारी है, कैसे INDCs को इम्प्लीमेंट करें। अलग अलग देश अपने अपने टारगेट्स दे रहे हैं, जैसे कि इंडिया ने टारगेट दिया 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल होंगे, दूसरे कंट्री से 2050 का दिया, चाइना ने भी अपने टारगेट्स दिए। बट अगेन दीज आर जस्ट इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसके ऊपर एक मॉनिटरिंग के लिए कुछ चीज़ें हो रही है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की नेगोशिएशन अभी भी चल रही है, तो जब भी UNFCCC का जो मीटिंग होगा उसके ऊपर आपको ध्यान देना है जरूर, राइट। इसके अलावा एट द ग्लोबल लेवल SDG 13 है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसके तहत 13 कहता है अर्जेंट एक्शन लेना है, अर्जेंट एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और किस तरह के एक्शन लेने हैं? 2 तरह के एक्शन। पहला है क्लाइमेट मिटिगेशन। तो आपको ये भी समझना है क्लाइमेट मिटिगेशन का मतलब क्या है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कम करना है, यानी कि यहाँ पे आपको जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको आपको कम करना है, यानी कि जहाँ जहाँ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसको कम करना है, मिटिगेशन करना है। और दूसरा है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है उन चीज़ों के प्रति हम लोग तैयार रहेंगे, यानी कि अगर ज़्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं तो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के नॉर्म्स लेकर आएंगे, यानी कि मिटिगेशन भी करेंगे और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे अडेप्टेशन भी करेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल स्तर पे रेड भी आ चुका है, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इंडिया इसको सपोर्ट करता है, रेड और रेड प्लस। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट का मार्केट बन चुका है। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू नो। ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, राइट। इसके प्रति भी आपको स्पेसिफिक सवाल बन सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ऑन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ऑल्सो। दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स। इसके अलावा और भी स्टेप्स ले रहे हैं, इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिसमें इंडिया भी योगदान कर रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं इंडिया के ऊपर। व्हाट आर द स्पेसिफिक थिंग्स दैट इंडिया इज डूइंग टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। अब इंडिया एक पायनियर स्टेट है जो क्लाइमेट चेंज से जो प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स आ रही है उससे लड़ने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कुछ कर रहा है। देखिए, इसके प्रति ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड भी मिल चुका है, चैंपियन ऑफ द अर्थ। UNEP ने अवार्ड दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को। तो हमारे बहुत सारे स्टेप्स आ चुके हैं। पहले से ही इंडिया का एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज चल रहा है, NAP यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर 8 अलग अलग मिशंस चल रहे हैं। पहला मिशन है नेशनल सोलर मिशन, जहां पे हम लोगों ने सोलर के प्रति कुछ टारगेट्स बना रखे हैं। मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, जिसके तहत हम लोगों ने देखा है कि हमारे बिल्डिंग्स को हम लोग एफिशिएंट बनाएंगे। बिल्डिंग कोड्स आ चुके हैं, उजाला स्कीम आ चुकी है जहाँ पे LEDs बांटे जा रहे हैं। सस्टेनेबल हैबिटेट में भी आपको एनर्जी कंप्लायंट बिल्डिंग्स, किस तरह आपके घरों में आप रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स सेटअप कर सकते हो, ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस है। नेशनल वाटर मिशन है। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम है, स्पेसिफिकली हिमालयस के लिए एक मिशन बनाया गया NAPCC के अंडर। इसके अलावा ग्रीन इंडिया मिशन है, जहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे। देखिए, इंडिया इस चीज़ को बहुत प्रमोट करता है, इसलिए मैंने आपको बताया था इंडिया रेड और रेड प्लस का भी भाग है, जहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट को एक्सपैंड करके क्लाइमेट चेंज को कम करना चाहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब और सिक्वेस्ट्रेशन करने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की हम लोग बात करते हैं। इसके अलावा एक नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी है। एंड फाइनली टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे इनपुट की ज़रूरत है। हम लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ हो रहा है, लेकिन एविडेंस तो चाहिए। अब हम लोग कह रहे हैं कि इरेटिक रेनफॉल हो रहा है। पिछले साल एक अलग तरह का पैटर्न था रेनफॉल का, इस साल तो एक्सटेंसिव रेनफॉल हो रहा है। जैसे जुलाई और अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हर जगह पे आपने देखा होगा, एवरीवेयर एक्सटेंसिव रेनफॉल। अब इज इट कनेक्टेड टू क्लाइमेट चेंज? एविडेंस बेस्ड रिसर्च की जरूरत है, तो उसके लिए भी नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज भी बनाया गया। तो 8 मिशन है हमारे टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा इंडिया ने एक नेशनल क्लीन एनर्जी फंड भी बना रखा है।
अलग अलग ग्रीन इनिशिएटिव्स को हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं थ्रू इंटरनेशनल बैंक्स ऑल्सो, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, वहाँ से हम लोगों ने ग्रीन फाइनेंसिंग दी हुई है। इंडिया में फॉसिल फ्यूल बेस्ड एमिशन को कम करने के लिए हम लोग डायरेक्टली BS4 से शिफ्ट हो चुके हैं BS6 को। आप जानते हो अभी BS6 व्हीकल्स आपको मिलेंगे, यानी कि भारत स्टेज एमिशन नॉर्म लाए गए जहां पे आपकी जो भी एग्जॉस्ट यानी कि व्हीकल एग्जॉस्ट होती है उसकी एमिशन स्टैंडर्ड्स बनाए गए ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने के लिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया और फ्रांस मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना चुके हैं, जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो देश है वहां पे सोलर एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करे, सोलर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे, सोलर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ट्रांसफर करे टू दीज डेवलपिंग कंट्रीज। ऑलराइट, इसके अलावा कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी भाग है इंडिया, स्पेशली फॉर दी सिड्स यानी कि स्मॉल आइलैंड स्टेट्स में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करे। इसके अलावा इंडिया ने रिसेंटली वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड इनिशिएटिव को भी सब्सक्राइब किया हुआ है। यहाँ पे इंडिया और यूके मिलकर सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। हाल ही में इंडिया की तरफ से एक अनाउंसमेंट भी आई कि 2070 तक हम लोग नेट जीरो एमिशन अचीव करेंगे। इसके अलावा इंडिया ने अपना खुद का इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भी अनाउंस किया हुआ है कि 2030 तक हम कुछ टारगेट्स अचीव करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टारगेट्स हाल ही में बहुत ही रिसेंटली चेंज हुए हैं। प्लीज रिमेंबर, पहले जो हम लोगों ने 2015 में INDC सबमिट किया था उसमें हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कहे थे। सबसे पहले तो हम लोग हमारा एमिशन इंटेंसिटी कम करेंगे 33 to 35% कंपेयर टू 2005 लेवल्स, यानी कि 2005 का जो लेवल था उससे हम लोग 33 to 35% एमिशन इंटेंसिटी कम करेंगे। इसके अलावा दूसरा था कार्बन सिंक हम लोग बनाएंगे, यानी कि अलग अलग तरह से फॉरेस्ट को एक्सपैंड करके ट्री कवर बढ़ा के हम लोग 2.5 to 3 बिलियन टन वर्थ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करें, इतना हम लोग कार्बन सिंक बनाएंगे यानी कि फॉरेस्ट बनाएंगे। इसके अलावा क्यूमुलेटिव हमारा जो पावर होगा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली कोल से जब आती है तो कोल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रहे हैं, तो कोल बेस्ड पावर हम लोग कम करेंगे और हमारी क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी से जो आएगा, बेसिकली सोलर से, विंड से, जियोथर्मल एनर्जी, दूसरे एनर्जी से जितना आएगा, हम लोगों ने कहा था कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जो इंडिया में आएगी 40% आएगी बाय द ईयर 2030। ये हमारे टारगेट्स थे जो हम लोगों ने अनाउंस किए थे 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन हुआ। हाल ही में इंडिया ने और भी ज़्यादा अग्रेसिव टारगेट्स को अनाउंस किया हुआ है, जहां पे हम लोगों ने कहा था कि हम लोग एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस करेंगे 33 से 35। अभी हम लोगों ने कहा है कि वी विल रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी बाय 45% बाय 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल। इसके अलावा हाल ही में हम लोगों ने बताया वी आर गोइंग टू प्रमोट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसको भी एक NDC बनाया, ध्यान रखिएगा इसको। ये हमारा एक इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है कि हम लोग इंडिया में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल LIFE लाइफ फॉर एनवायरनमेंट को प्रमोट करेंगे। इसके अलावा जो पहले 40% था अभी वो 50% बन चुका है, यानी कि 2030 तक हमारा जो एनर्जी आएगा, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी 50% प्रोड्यूस होगी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेस। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया की INDCs। ऑल्दो हम लोगों ने INDCs के ऊपर ही सवाल उठा दिया कि INDCs क्या इनफ है, क्योंकि जो भी एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि अलग अलग देशों के INDCs आ चुके हैं। सभी INDCs मिलाकर अगर सभी ने इम्प्लीमेंट भी किया तब भी हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री को ब्रीच कर जाएगा 2050 तक, ये कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो INDCs को और भी अग्रेसिव बनाने की जरूरत है जो भारत ने किया। इसके अलावा INDCs को सबसे पहले इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, बस बोलना ये जरूरी नहीं है। जैसे भारत ने किया, भारत ने 2015 में अनाउंस किया, अपनी एक्शन की वजह से हम लोगों ने CO2 एमिशन कम की हुई है और उसको हम लोग और भी ज्यादा अग्रेसिव बना रहे हैं। सभी देशों को ये करने की जरूरत है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। जैसे कि मैंने डिस्कशन की शुरुआत में बताया था आपको कि मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको कुछ नई चीज़ नहीं बताऊंगा। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि मैंने आपको कोई नई चीज़ नहीं बताई। आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग न्यू। मैंने बस आपको ये चीज़ बताई है कि क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए जो सवाल होते हैं उन सवालों के प्रति थोड़ा सा स्पेसिफिसिटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही जेनेरिक डेटा आपके दिमाग में भरा हुआ होता है कि क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ मैं सीधे लिख दूँ यार बारिश हो रही है, डिजास्टर्स हो रहे हैं, फलाना ढिमकाना, नहीं।
उसको आपको थोड़ा सेग्रीगेट कर देना है, यानी कि कंपार्टमेंटलाइज कर दीजिए। क्लाइमेट चेंज में अगर ओशन में आया तो मैं ये लिखूंगा, अगर फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है तो मैं ये लिखूंगा। तो उसको सेग्रीगेशन कैसे करना है ये मैंने आपको बताया, और इनफैक्ट जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए उसके अंदर आप और भी इंक्लूड कर सकते हो, और भी ज़्यादा डेटा मिलेगी, राइट। तो आपको कोई नई चीज़ नहीं बताई, बारिंग दिस लास्ट थिंग। ये जो आखिरी वाली चीज़ थी दैट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। कुछ ही दिनों पहले कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है कि हमारी जो INDC थी उसकी टारगेट्स को हम लोगों ने स्टिफ बनाया। डू मेंशन दिस, अगर सवाल आ गया तो इसको मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि इंडिया ने अभी और एग्रेसिव टारगेट्स लिए हुए हैं। इसके अलावा 2070 तक हम लोग नेट न्यूट्रलिटी या फिर नेट ज़ीरो का एमिशन हम लोग करेंगे, राइट। तो ये चीज़ आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा। बट बारिंग दैट आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग न्यू, कोई नई चीज़ नहीं बताई। बट मैंने आपको बस ये चीज़ बताई है कि आपको अपनी सोच को कैसे मोल्ड करना है, आपको अपनी कंटेंट को किस तरह से मोल्ड करना है। जो सवाल है उस सवाल के प्रति आंसर लिखना है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, और मैं हमेशा ये कहता हूँ। कई बार एस्पिरेंट्स कहते हैं कि सर आप चीज़ें कुछ बार रिपीट कर देते हो। ये रिपीट इसलिए होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैं चाहता हूँ कि वो आपके मन मस्तिष्क में अंकित हो जाए। सबसे पहली चीज़, जब भी सवाल आप देखो, सवाल आप पढ़ो, उस सवाल को समझो। गिव 10 to 15 seconds 30 seconds टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एसिमुलेट द क्वेश्चन। खुद से पूछिएगा कि भाई ये सवाल क्या पूछ रहा है। ये आपको ये नहीं पूछ रहा है कि तुम्हें क्या पता है, नहीं। वट डू यू नो, यू आर नॉट सपोज टू राइट दैट। वट इज द क्वेश्चन आस्किंग, ये आपको लिखना है और उस क्वेश्चन को समझना है, उसके कीवर्ड को समझना है। जैसे आप कीवर्ड को समझोगे उसके बाद आप आंसर थोड़ा सा फ्रेम कर लीजिएगा। जो मैंने आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली आइडिया बताई थी, 30 सेकेंड ब्रेन स्टॉर्म करना है कि मुझे ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, एंड देन स्टार्ट राइटिंग, राइट। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर एवर लीव दैट हैबिट। जो आप ऐसे में ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, हर एक आंसर के लिए कीजिएगा, भले ही कम टाइम कीजिएगा, भले ही आप 10 20 30 सेकेंड ही कर लो। सीधे सीधे लिखना शुरू नहीं करना है, बस थोड़ा सोचना है। अच्छा सवाल मुझे ये पूछ रहा है, देन आई स्टार्ट राइटिंग स्पेसिफिकली। आप देखोगे कि आपके आंसर में एक बदलाव आएगा, और जो मीडियोकर आंसर और जो एक बेटर आंसर होता है वो आप अचीव जरूर कर पाओगे, राइट। यू लीव दैट कॉमन राइटिंग एंड यू विल ब्रिंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स, स्पेसिफिक थिंग्स इनटू योर आंसर, जिससे आपका आंसर स्टैंड आउट जरूर हो जाए, right. With that note, let us end today's discussion. Till we meet next time, please stay safe and stick to your schedule. बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, कॉन्फिडेंस कंटिन्यूसली मेंटेन रखना है। और आप जानते हो कि आप मुझे फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पे @RahulSai222 पे। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, डायरेक्टली मैसेज मी। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज, और उसमें मेन 100 लिख के आप करेंगे तो आई विल रिस्पॉन्ड वेरी वेरी क्विकली ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।